डियर स्टूडेंट, वासुदेव एकेडमी आप लोगों के लिए लाया है आईआईटी एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, है ना, आप किस तरह से अपने माइंडसेट को डेवलप करेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस का सही आंसर करेंगे। यहाँ पे आप पाएंगे कि हम आपको एक एक्सपर्ट व्यू और एक स्टूडेंट व्यू, एक एक्सपर्ट अप्रोच और स्टूडेंट अप्रोच, दोनों को हम आपको डील करेंगे। और आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट अप्रोच से भी हम आंसर ला सकते हैं और एक्सपर्ट अप्रोच तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो ठीक है, अभी जो आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि जो 2024 का जो क्वेश्चंस है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यह सीरीज अल्टरनेट डे पे या फिर पर डे, है ना, जिस तरह से हमें भी टाइम परमिट होगा, है ना, उसके हिसाब से आपके सामने में लाते जाएंगे। यह कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के, है ना, अलोंग करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसके चारों तरफ ऑब्वियस सी बात है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा बी वेक्टर, है ना। तो हमें इस बी वेक्टर के कारण से यहाँ पे जो बी डॉट डी एल है वो हमें निकाल के देना है। तो और वो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है जिसके बीच, है ना, बी डॉट डी एल निकालना है, वो पॉइंट है -√3a,a,0 टू a,a,0, है ना। और इस ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे क्लासरूम में आपको बताया गया होगा बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर होता है। ये बिल्कुल आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ से। ई डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू, है ना, ई डॉट डी एस, यहाँ पे ये एरिया एलिमेंट है और ये होता है आपका क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल सिमिलर अप्रोच हम यहाँ लेंगे और देखिएगा कि एक एक्सपर्ट अप्रोच आपको कितना इजी वे में ये ऑप्शंस, है ना, ला के दे देगा। तो देखते हैं क्या है ये ऑप्शंस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि हम जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लें हम अपने एक्सिस पे। तो अगर मान लीजिए कि ये कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप सब कोई जानते हैं कि अगर हम इस बोर्ड को, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा अगर वाई एक्सिस है और इस बोर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन लें और अगर इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिनोट करने का जो तरीका होगा वो तरीका है आपका सॉलिड पॉइंट, जो कि जनरली आप, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है उसको डिनोट करने के लिए भी यूज कर चुके हैं। और उसी सिंबल को, है ना, यहाँ पे हम करंट के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जेड एक्सिस, है ना, इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली, है ना, आउटवर्ड आ रही है। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये प्लस जेड एक्सिस हो गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम प्लस आई करंट कह देते हैं कुछ देर के लिए। एक्स एक्स डैश हमारा ये एक्स वाई प्लेन है और आप अगर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, जो दो लोकेशन दिया हुआ है यह एक्स वाई प्लेन पे है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे अगर आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो वाई एक्सिस कांस्टेंट है, तो मतलब आपका वाई इक्वल टू ए कांस्टेंट रहा। सही बात है, वाई इक्वल टू ए कांस्टेंट रहा। वैरी क्या कर रहा है, एक्स वैरी कर रहा है आपका -√3a से a तक। ठीक है, और वाई कांस्टेंट है। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा √3a, 0 है और यहाँ पे हमारा a, है। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे और ये पॉइंट हमारा हो गया a, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेंगे और ये पॉइंट हमारा हो गया -√3a, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ए से लेकर के
-√3 ए से लेकर के ए तक के बीच में बी डॉट एल का वैल्यू क्या है। इसके लिए हम क्या समझेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक, है ना, लाइन ले लेते हैं और इसको इनक्लोज्ड कर लेते हैं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो, है ना, स्टडी एरिया है, जिसके लिए बी डॉट डी एल हमें निकालना है ना, वो यही क्षेत्र हुआ। और मान लेते हैं कि इसका एंगल जो है वो थीटा है। इसी एंगल थीटा के लिए हमें बी डॉट एल कह रहा है एक्चुअल में निकालने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले ये जो इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का जो हम डेरिवेशन किए होंगे अपने क्लास में, वो मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, है ना, तो उसके लिए हमने पढ़ा है बी, बी वेक्टर इक्वल टू, बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू, अभी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि ये कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगा और सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो हर एक पॉइंट पे उसके टेंजेंट के अलोंग होगा। इसीलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं और इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या है? आर, है ना, ये वैरी कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, यहाँ पे ये जो वायर आपका बाहर निकला हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ये पॉइंट, है ना, मान लीजिए कि आपका एक्स कॉमा, तो -x, ए होगा। तो मतलब आप -a, -x, है ना, 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर हम बात करें बी डॉट डी एल की, और अगर ये पूरा का पूरा इस पॉइंट के चारों तरफ की बात करते तो बी डॉट डी एल कितना होता? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, और यह आई इनक्लोज्ड कितना के बराबर होता? टोटल कैपिटल आई के बराबर होता। जो इस जेड एक्सिस में करंट फ्लो हो रही है उसी के बराबर हो जाता। और हमारा बी डॉट डी एल कितना हो जाता? यानी कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट ये सिनेरियो हमारा नहीं है। हमारा सिनेरियो है कि आपका इस पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होगा, है ना, बी डॉट डी एल। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। इसको कुछ देर के लिए हम लोग थीटा 1 कह देते हैं। तो थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? यानी कि tan θ1 इक्वल टू ए बाय √3। तो θ1 इक्वल टू कितना, है ना, ये हो जाएगा π/6। इसी तरह से आप देखेंगे इस एंगल को अगर हम θ2 कह दें तो tan θ2 इक्वल टू कितना, a/a। तो θ2 इक्वल टू कितना, π/4। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, पाई। तो आप थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस θ1 माइनस θ2। तो पाई माइनस, है ना, π/6 माइनस π/4 इक्वल टू कितना आ गया? अब देख लीजिए 12, है ना, 12 पाई माइनस 2 पाई माइनस, है ना, 3 पाई। तो आपके पास बचा 7 पाई। अब अगर आप देखेंगे तो 2 पाई के कारण से आई इनक्लोज्ड कितना आया, कैपिटल आई के बराबर। तो 2 पाई रेड कह दें तो 1 रेडियन के कारण से कितना आ जाएगा, I/2 पाई। तो मतलब आपके पास कितना एंगल आया, 7 पाई/12। 7 पाई/12 के कारण से जो आई इनक्लोज्ड आएगा वो I/2 पाई इंटू 7 पाई/12 आ जाएगा, है ना। आप देखेंगे पाई और पाई आपका कट गया तो कितना बच गया, I/7 ये किसके बराबर हो गया, आई इनक्लोज्ड के बराबर। अब आप क्या कीजिए, जिस चीज़ के लिए आपको पूछा जा रहा था, है ना, कि हमारा आंसर क्या होगा, बी डॉट डी एल कितना के लिए, है ना,
इस 2 पॉइंट के लिए तो एक्चुअल में ये 2 पॉइंट आप कितना मूव कर रहे हैं? 7 पाई बाय 12 और उसमें आई इनक्लोज कितना हो जाएगा? आई इनक्लोज हो जाएगा 7 आई बाय 24। आप ऑब्जर्व करेंगे 7 बाय 24 म्यू नॉट आई। कौन सा ऑप्शन है? 7 बाय 24 म्यू नॉट आई, ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्सपर्ट अप्रोच, है ना? आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपके पास एकदम कंसेप्ट रेडी है, तो आप ये अप्रोच ले लेंगे। एक्सपर्ट अप्रोच, स्टूडेंट अप्रोच क्या हो सकता है? स्टूडेंट अप्रोच भी हम इसमें देख सकते हैं, वो अप्रोच देखिए कैसे। अगर मान लीजिए कि ठीक हम जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस ले लिए, है ना? प्लस आई ले लिए और यहाँ पे हम एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो आपको एकदम एक्सपर्ट अप्रोच ही खटाक से याद आ जाए। हो सकता है कि आप, है ना, कुछ ऐसा अप्रोच लें जो आपको एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, बट आपको पता है कि इसमें करना क्या है ना? तो देखते हैं कि एक स्टूडेंट अप्रोच में कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। तो मान लीजिए कि ये आपका -√3a, 0, ये पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा? -√3a, ए, है ना? ये ए और ये पॉइंट हो जाएगा ए। आपसे पूछा जा रहा है कि बी डॉट डीएल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जब आप मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो बी डॉट डीएल का वैल्यू क्या होगा? यही वो सेक्शन है जिसके लिए आपसे पूछा। तो एक अप्रोच तो आप देख ही चुके हैं, इस अप्रोच को देखते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स कॉमा ए। तो मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएँगे तो ये लेंथ कितना हो गया? एक्स। ठीक है, ये एंगल हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं हमारा थीटा है, ठीक है? अगर एक्स कॉमा ए आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने एक ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए इस पॉइंट को ओरिजिन कह दें। ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा कोई पी पॉइंट है, ठीक है? तो और यहाँ पे ट्रायंगल ओएपी आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया। तो अब देखिए कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पी ए बाय ओ पी। यहाँ पे पी ए का वैल्यू कितना है? एक्स। ओ पी का वैल्यू कितना है? ओ पी। मान लेते हैं कि आर है और ओ ए आपका कितना है? ए है। यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, आप इससे करना क्या चाह रहे हैं? क्वेश्चन यही बनता है। हम इससे ये करना चाह रहे हैं कि हम अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, कुछ देर के लिए आप अगर देखेंगे, अगर हम बी डॉट डीएल की बात करें, ठीक है? इसमें बी वेक्टर हमारा क्या है? बी वेक्टर तो हमें पता चल गया है कि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होगा। इसके लिए फॉर इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर के लिए जब उसमें करंट आई फ्लो हो रहा होता है तो, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है? तो हम देख रहे हैं कि बी हमारा जो है इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। बी वेक्टर जो है फंक्शन ऑफ क्या हो गया? एक्स हो गया। अब हमें बी डॉट डीएल कह रहे हैं निकालने के लिए, वेरी गुड। तो बी डॉट डीएल, डीएल वेक्टर
को हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम इस फंक्शन को देखें बी वेक्टर को, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे रेडियस आर का। अब इस पॉइंट पे ये चूंकि जेड एक्सिस हमारा है, तो जेड एक्सिस को राइट हैंड थंब रूल के आधार पर अगर देखेंगे तो इस पॉइंट के चारों तरफ एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा जो मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, एक डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, तो हर एक पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम उसका मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म देखना चाहते हैं, वहां पे हम उसका टेंजेंट ले लें। तो हमारे पास ये जो बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर हमारे पास एक्चुअल में ये है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बी वेक्टर तो हमारे पास आ गया। अब इस पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करें, ये थीटा अगर है, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो बी वेक्टर ये अगर हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, आर, और ये इस पे टेंजेंट है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना माना जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसका दो वैल्यू है, एक इस वाई एक्सिस के अलोंग निगेटिव डायरेक्शन में, और एक एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप एट दैट पॉइंट, है ना, एट पॉइंट पी की बात करें हम। तो अब अगर आप बी डॉट डी एल की बात करते हैं, हमारे पास क्या आ गया, बी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप इंटू डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि बी एक्स, है ना, डी एक्स, तो बी एक्स डी एक्स प्लस डी वाई डी वाई। अब हम क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका डी वाई क्या है, क्योंकि वाई इक्वल टू ए है, जो कि कैसा है, वाई इक्वल टू ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब डी वाई आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब आपके पास जो इंटीग्रेशन टर्म बचा वो बी डॉट डी एक्स अगर हम कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो बी डॉट डी एक्स यहाँ पे अ, बस मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप लिख दें तो सफिशियंट है हमारे पास। अब हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे देखें, बी एक्स का, है ना, कंपोनेंट क्या होगा। एक कंपोनेंट तो हमारा ये हो गया, है ना, बी एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू बी वेक्टर, ये हो गया कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, बी कॉस थीटा। बी एक्स हमारे पास कितना आ गया, बी कॉस थीटा, और बी वाई हमारे पास कितना आ गया, बी, ये कॉस है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मतलब बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन बी वाई का कोई रोल हमें नहीं दिख रहा है, बी कॉस थीटा का रोल दिख रहा है। तो अब जब हम यहाँ पे इस अप्रोच को लीड कर रहे हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका बी एक्स,
लिखिए बी एक्स डॉट डी एक्स है, तो बी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, बी कॉस थीटा आई इंटू टी एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी का तो वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आई इंटू कॉस थीटा हमने कहीं लाया हुआ है, आप ऊपर ऑब्जर्व करेंगे कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा यहाँ से साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा इक्वल टू पी ए बाई ओ पी, और यहाँ पे हम लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू इसका कॉस थीटा ए बाय कितना आ गया, आर आ गया, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स बाय आर आ गया। चलिए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया था, ए बाय आर आई इंटू टी एक्स इंटीग्रेशन। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि अभी हम चलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं डालते हैं सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर आई इंटू डी एक्स आई इंटू ए, ठीक बात है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी डॉट डी एल, है ना, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो -√3a, 0 से लेकर के क्या है a, 0 तक। तो आप ऑब्जर्व करेंगे 0 में कोई चेंज ही नहीं, ए और ए में कोई चेंज ही नहीं, तो चेंज किस में हो रहा है, एक्स में, और यही चीज़ इधर हमें सपोर्ट कर रहा है म्यू नॉट आई ए बाई पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया म्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पे ये सारा कांस्टेंट भी है, इन सारे कांस्टेंट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं ताकि हमारा इक्वेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन में कौन बचा, -√3a से लेकर के a तक 1/x² प्लस ए स्क्वायर इंटू टी एक्स, यानी कि म्यू नॉट, यानी कि बी डॉट डी एल, है ना, वेक्टर कहाँ से कहाँ तक, तो ठीक है, √3a, 0 से लेकर के a, 0 तक कितना आ गया आपका, म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई, और यहाँ पे आप सब जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है 1/a, तो बाहर निकाल लेते हैं, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, √3a से लेकर के a तक, इक्वल टू म्यू नॉट आई, ए और ए कट गया, यहाँ पे बचा 2 पाई, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स ए बाई ए माइनस tan इनवर्स क्या, -√3a/a, इसका वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई tan इनवर्स पाई बाई 4 tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, और ये माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, √3 पाई बाई 3। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा स्टूडेंट अप्रोच था, बड़ा ही, है ना, शानदार टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हमने अप्लाई कर दिया, और आंसर ले आया। लेकिन इस आंसर से क्या होगा, हमें सही ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन हमने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर दिया इसमें, नहीं, तो फाइनली हमें वही वैल्यू मिला है, म्यू नॉट आई बाय 24, 7 छूट गया, यहाँ पे 7 टर्म आएगा, 7 म्यू नॉट आई बाय 24। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप अगर क्लासरूम में जब भी कोई टीचर किसी भी डेरिवेशंस को ठीक से आपके सामने रख रहा है, आपको उसको कई बार, है ना, बनाना है घर पे। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये स्टूडेंट अप्रोच भी आपसे नहीं होगा। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, इस क्वेश्चंस में हम ये ऑब्जर्व किए कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट के कंसेप्ट को, उसके डेरिवेशंस को ठीक से कर रहे हैं, तो आपका जो एक हेजिटेशन होता है इंटीग्रेशन को लेके, है ना, डिफरेंशिएशन को लेके, तो ये सारे चैप्टर्स आपको, अगर आप सही से करते आ रहे हैं, तो अगर एडवांस लेवल में भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप देन एंड देयर उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी लग रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी आसान था।
एक्सपर्ट अप्रोच एंड स्टूडेंट अप्रोच, आपने दोनों देख लिया, है ना? ठीक है। अब अ, ठीक है, इसको आप एनालाइज़ करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हैं। कोई भी आपको अगर फीडबैक हो इस पे, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? 2 बेड्स, है ना? मोती के दाने, each with charge Q and mass M are on a horizontal frictionless, है ना? शब्दों पे ध्यान देना है। फ्रिक्शनलेस, नॉन कंडक्टिंग, सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर हुप और सर्कुलर लूप, है ना? चलिए अभी दोनों को एक ही मान लेते हैं, बट सर्कुलर हुप में ऐसा मान सकते हैं आप कि अ, एक स्ट्रिप है ना? और वो सर्कुलर इन नेचर है ना? और कह रहा है कि कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है, बिल्कुल सही। कैसा है? फ्रिक्शनलेस है, ये भी सही। और कैसा रखा हुआ है? तो हॉरिजॉन्टल, मतलब धरती पे कहीं रखा हुआ है, ठीक है? ऐसा मान के चलिए। जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। वन ऑफ द बेड्स इज ग्लूड, मतलब उसको फिक्स कर दिया गया है ना? किसी पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। टू द हुक एट सम पॉइंट, सही बात है। while the other one performs a small oscillation, दूसरा जो है उस हुक के अंदर ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशन का नेचर आपको दे रखा है स्मॉल ऑसिलेशन, है ना? एकदम बहुत कम छोटा एंगल पे वो बेड वन के रिस्पेक्ट में छोटा एंगल बनाते हुए मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by, मतलब ओमेगा स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन पहली बार अगर देखेंगे, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में आईआईटी एडवांस को लेके, है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक हेजिटेशन रहता है कि क्वेश्चंस भारी पूछे जाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि बच्चे वही 2 साल 3 साल तैयारी करके और इन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से लगा के आ पाते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा के आया जाए। आईआईटी कॉलेज अगर आपको लेना है तो, है ना, मेहनत करेंगे आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आईआईटी बॉम्बे लेना है, आईआईटी मद्रास लेना है, यानी कि टॉप के कॉलेजेस अगर आईआईटी के लेने हैं, तो आपको अपना तैयारी 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है? तो देखते हैं, है ना, कि इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या ले जाना चाहिए था, है ना? चलिए सबसे पहला काम डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कुलर हुक, ठीक है? चलिए, इससे बेहतर है कि हम एक शेप ले लेते हैं और ले लेते हैं। ठीक है? ये हमारा सर्कुलर हुक है, ठीक है? सर्कुलर हुक यहाँ पे कह रहा है कि एक बेड है जिसको हमने ग्लूड कर दिया। जिसको हमने क्या रखा है? इस चार्ज मास एम, है ना? और इसको क्या कहते हैं? ग्लूड कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। मतलब ये क्या है? फिक्स। और इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके दुश्मन चार्ज को हमने यहाँ पे फ्री छोड़ दिया है। नहीं, दुश्मन चार्ज क्यों बोले हैं? क्योंकि ये रिपल्सन कर रहा है, ठीक है? ये मीन पोजीशन इसका होगा। ये कौन-सा पोजीशन होगा? मीन पोजीशन। और इसी के इर्द-गिर्द, है ना? ये क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। तो मान लीजिए, कह रहा है, क्वेश्चन में चूँकि कह रहा है तो हम मान लेते हैं। ये हमारा वो डायमीटर है ना? क्योंकि नेक्स्ट, मतलब अपोजिट इन पे, है ना, मीन पोजीशन आएगा और ये वर्टिकल नहीं है। ऐसा ना हो कि आप इसका मास m है तो यहाँ पे mg लगाना शुरू कर दें, है ना? फिर अप्रोच गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? mg-उमजी नहीं लगाना है। ठीक है? हम क्या करते हैं,
ठीक दूसरे एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और ये हमारा 2r रेडियस हो गया, ठीक है? और ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो मान लेते हैं कि ऑसिलेशन के बाद एक हमारा पोज़ीशन इसका ए है, इस पॉइंट पे आ रहा है, इसको हम ओ पोज़ीशन मानते हैं, मीन पोज़ीशन को और ठीक इतना ही ये अप्रोच इधर ले जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये ले रहा है और इसके कारण से जो एक एंगल बन रहा है हमारे पास, है ना? उसको देखिए आप, स्मॉल एंगल की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है? और ठीक इसी पॉइंट पे इतना ही एंगल बनाते हुए ठीक है? ये हमारे पास 2 रेडियस है। 2 पोज़ीशंस है इसका, है ना? ओ के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा ओ पॉइंट हुआ, ये हमारा ए पॉइंट हुआ और ये हमारा बी पॉइंट हुआ। और मानते हैं हम कि ये एंगल जो बना है ना, वो बहुत थीटा है और ये एंगल दोनों बराबर होगा, है ना? तो ध्यान से देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे जो एक फ़ोर्स लगेगा, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ठीक रेडियली आउटवर्ड लगेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा Fr, Fe मान लीजिए हम लोग कहते हैं और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा Fe का K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना दे रखा है? R का वैल्यू है 2R, ठीक है? तो रेड मतलब मीन पोज़ीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे फ़ोर्स कितना लग रहा है Fe इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय 2R का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। हम किसी पॉइंट बी पे ले जाते हैं। यहाँ पे इस लाइन के अलोंग जो आप इस पॉइंट को हम कुछ देर के लिए फिक्स पॉइंट है तो कैपिटल एफ कह देते हैं या कैपिटल एफ नहीं कहिए, है ना? ए बी सी पॉइंट कह देते हैं। तो सी से लेकर के और बी तक का जो डिस्टेंस लेंथ होगा, तो हम यहाँ से चूँकि छोटा एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह यूज़ करते हैं इसको। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2r cos थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो फ़ोर्स लगेगा Fr या Fe डैश, है ना? या Fe एट बी, तो Fe एट ओ तो हम देख लिए, Fe एट सी कितना लगेगा? ये लगेगा K Q स्क्वायर बाय 2r cos थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये लग गया आपका K Q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं कुछ देर के लिए। कर क्या सकते हैं आप? अब ये कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि इस लाइन के अलोंग ये फ़ोर्स लग रहा है। यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर और पैरेलल टू, है ना? जो CO है उसके पैरेलल हम एक लाइन ले लेते हैं। तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक फ़ोर्स लग रहा है, जो किस तरह का नेचर का होगा? रिस्टोरिंग फ़ोर्स। रिस्टोरिंग फ़ोर्स मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो अब एक इस पे फ़ोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो रिस्टोरिंग फ़ोर्स कितना लग जाएगा? तो F sin थीटा। F रिस्टोरिंग फ़ोर्स कितना लग जाएगा? F ध्यान से देखिएगा, F E एट B, है ना? और sin थीटा। आप अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल CO और P की,
तो चलिए ये है ना अप्रोक्सीमेटली हमने लिया है, और चूंकि छोटा ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन स्मॉल है, एंगल भी थीटा बनाएगा इस पॉइंट सी पे, तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम मान सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो उस केस में अगर आप साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि हम एक्स ले लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स बाय क्या हो जाएगा, 2r की बात करेंगे हम, है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2r की बात करेंगे। तो यहाँ पे रेस्टोरेशन फोर्स जो है, रेस्टोरेटिव फोर्स, आर रेस्टोरेटिव फोर्स इक्वल टू एफ ई एट बी साइन थीटा। तो हम इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय 2r कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, एक्स बाय 2r। ठीक है, अब हम जानते हैं कि थीटा हमारा वेरी स्मॉल है, तो उस केस में हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है, और साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या पाएंगे फाइनली, कि आपका एफ रेस्टोरेशन कितना हो गया, ये के क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और ये 2r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2r चलिए इधर से आ गया, है ना, इंटू एक्स, यानी कि के का वैल्यू रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय 8r क्यूब इंटू एक्स। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये के एक्स के बराबर हम ले सकते हैं, क्योंकि एसएसएम की बात करें तो पावर या ओसिलेशन का, है ना, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एसएचएम, उसका पावर 1 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है के हमारे पास, है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में, तो फोर्स लग रहा है उल्टा, तो मतलब माइनस के एक्स के फॉर्म में इसको माना जा सकता है। तो जब हमें अब पता है कि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर के बाई एम, हमें दे रखा है मास का वैल्यू, तो यहाँ पे के का वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कितना के बराबर है, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू देखिए, तो अब आपका वैल्यू आ गया, के का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से ले आया, ये पार्ट हो जाएगा के, तो क्यू स्क्वायर बाय 32 है ना, पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, के का वैल्यू हो गया, अब बट्टा एम मतलब एम का रूट अंडर, तो कितना हो गया, बाय क्यू बाय, अच्छा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कह रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या, ये हटा दीजिए, तो मतलब रूट हटा दीजिए, तो हमारा आंसर यही आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम। अब ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन हम चेक करेंगे, हमारा क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम, है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, है ना, प्रॉपरली, तो हमने इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया। एसएचएम के क्लास में, ऑसिलेशंस की क्लास में, जब हम, है ना, वेव मोशन पढ़ रहे थे, उस समय जितना हमें कंसेप्ट बताया गया था, उससे रत्ती भर भी ज़्यादा कंसेप्ट हमने यूज नहीं किया। और जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में, है ना, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता है। बेसिक मैथमेटिक्स में जितना बात बोला गया, क्या कहीं पे भी आप देख रहे हैं कुछ से ज़्यादा हम इस्तेमाल किए हैं। तो एज ए टीचर चूंकि हमें आपको समझाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ मिनट्स लग गए, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप बनाने बनाने के लिए जाएंगे तो मुश्किल से 40 से 50 सेकंड में आप बना सकते हैं। हाँ, बशर्ते हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में 2 मिनट टाइम देना पड़े, है ना।
तो थोड़ी है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आना है, हैं? 50% 60% है ना? 70% क्वेश्चन बना लिए तो काफ़ी है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m of 5 kg moves along the x direction subject to the force F equal to minus 20x plus 10 Newton with the value of x in meter. At time t equal to 0, it is at rest at position x equal to 1 meter. The position and momentum of the block at t equal to pi by 4 seconds would be, है ना? ओके, अब सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हम स्टूडेंट अप्रोच लेंगे, है ना? स्टूडेंट अप्रोच बिल्कुल जो हमें तो नहीं पता है एज ए स्टूडेंट कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, और हमें ये भी नहीं पता है कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उस मोमेंट पे हमें समझ में आएगा, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक सोचने में ही टाइम लगा दिए। जो क्लिक करे, स्टार्ट कीजिए। आप 2-3 स्टेप्स जैसे लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ओके दिस मे नॉट बी द राइट अप्रोच। आप तुरंत उसको छोड़िए और फिर उसको दूसरे वे में एंगल से सोचना शुरू कीजिए। तभी जाके आप सही सॉल्यूशंस पे जा सकते हैं। देखिए, अगर एज ए स्टूडेंट हम इसको देखें, हमें कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में जब आप ढेर सारा क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपके दिमाग में 2 चीज़ चलता है। यानी कि फ़ोर्स, है ना? फ़ोर्स जो है, मे बी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, फ़ोर्स में बी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है? जब फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ओह! ये कहीं अप्रोच ऑसिलेशन का तो नहीं है, ठीक है? चलिए मान लीजिए कि हमारे दिमाग में उस मोमेंट पे, जिस प्रेशर में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं एडवांस का, नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको, ये समझेंगे कि F इक्वल टू ma होता है, A इक्वल टू F/m होता है। हम यहाँ पे बिल्कुल समझ गए कि भैया हम V dV/dx इक्वल टू कितना हो गया? -20x प्लस 10/5, क्योंकि मास दिया हुआ है 5, तो मतलब एक्सेलरेशन कितना? V dV/dx इक्वल टू -4x प्लस 2। इस अप्रोच को लेके चल रहे हैं। क्या ही मिलेगा इससे? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आप बढ़ चुके हैं। हम तुरंत इस अप्रोच को ख़त्म करेंगे और हम आ जाएँगे, सोचेंगे कि ऑसिलेशन का हिस्सा तो नहीं है। हम देखेंगे कि F इज़ इक्वल टू, अगर -20 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, यानी कि F इक्वल टू माइनस K इंटू कैपिटल X इक्वल टू x माइनस 1/2। अगर यह कैपिटल X F इक्वल टू माइनस के एक्स कैपिटल एक्स के रूप में हम अगर लेते, तो मीन पोजीशन हमें कहाँ मिलता है? एक्स इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब एक्स माइनस 1/2 पे क्या होता है? हमारा मीन पोजीशन, यानी कि एक्स इक्वल टू 1/2 मीटर हमारा क्या होता है? मीन पोजीशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m 5 kg, है ना, मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन सब्जेक्ट टू फोर्स F इक्वल टू दिस विथ द वैल्यू ऑफ, है ना, एक्स इन मीटर एट टी इक्वल टू 0, इट इज एट रेस्ट, है ना, एट एक्स इक्वल टू 1। हम एक्स एक्सिस लेंगे और टी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे है। कब? जब टाइम हमारा टी 0 है, ठीक है? उसके बाद लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि रेस्ट में है यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे इस मास m ऑफ 5 केजी का ही क्या है? 0 है। और अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, तो हमें दिख रहा है कि माइनस साइन इसको क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है अपनी तरफ, है ना? नेगेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है और ये मीन पोजीशन पे खींच रहा है। मीन पोजीशन हमारा कहाँ पे है? x इक्वल टू 1/2 पे। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास k आ गया, k का वैल्यू कितना है? k का वैल्यू हमारे पास आ गया k का वैल्यू कितना आ गया? माइनस, मतलब 20 आ गया, 20। यूनिट क्या हो जाएगा? 20, ऑब्वियस बात है ना? ये के है, एक्स, तो न्यूटन पर मीटर। के का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, तो अब हम क्या करें? के का वैल्यू मिल गया तो हमें पता है कि यहाँ पे टाइम पीरियड की बात चल रही है ना? तो हम क्या करेंगे?
ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे। ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम। के का वैल्यू 20/5 का रूट अंडर मतलब 2 रैड पर सेकेंड। हमारे पास ओमेगा मिल गया तो क्या हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा का मतलब क्या? 2 पाई बाय 2 मतलब पाई सेकेंड। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे ऑसिलेशन कर रहा है ना? और इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 सेकेंड। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 1/4 पे पूछ रहा है। आप 1/4 पे कहाँ होंगे? तो मतलब टाइम पीरियड है ना, तो 1/4 पे आप है ना यहाँ होंगे जाते हुए। तो अगर आप जाते हुए क्रम में हैं, अगर आप जाते हुए क्रम में हैं तो क्या होगा? आप इस पोजीशन पे अगर आ गए हैं तो आपका डायरेक्शन इस दिशा में होगा, है ना? ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? a/2। ठीक बात है। अब t इक्वल टू पाई/4 सेकेंड पे आप एक्चुअल में कहाँ होंगे? पाई/2 पे होंगे, मतलब मीन पोजीशन पे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x इक्वल टू 1/2। ऑरिजिन से आप हैं कहाँ? ऑरिजिन से आप x/2 डिस्टेंस पे हैं। ठीक बात है। तो ऑरिजिन से x/2 डिस्टेंस पे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक ये और एक ये। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो मीन पोजीशन पे कभी भी है ना, जो आपका क्या पूछ रहा है? मोमेंटम। मोमेंटम जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हम अगर अगला अप्रोच ना भी लें तो भी आंसर हमारा सी आ जाएगा। टाइम हमारा बच गया। कहीं पे ज़्यादा टाइम अगर हम लगा रहे हैं तो कहीं पे हम टाइम को सेव भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आपको डेटा चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, हमारे पास कितना हो गया? 5 गुने, है ना, यहाँ पे हो गया 2 गुने 2 आप एम ओमेगा ए। तो 5 गुने 2 गुने 1/2, है ना, मीटर। ये कट गया, कितना बचा? 5 मीटर, क्योंकि अ, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये हमें एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, राइट? पोजीशन पोजीशन का तो काम हो गया, मोमेंटम पूछ रहा है। एम ओमेगा ए यानी कि एम भी की बात कर रहे हैं, है ना? तो 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसीलिए ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना? इसको अगर आप क्या कहते हैं, फोर्स लॉ को फोर्स लॉ को अपने समय में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं या फिजिक्स में आपका टीचर पढ़ा रहा होता है या केमिस्ट्री में, अगर उनके बातों को सही से समझे हुए होते या समझे हुए रहेंगे तो आप अप्रोच ले सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पहली बार में अगर आप देखेंगे तो पक्का है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करेंगे, बनाना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को क्लासरूम में भी कराया जाए तो मतलब बच्चे इस क्वेश्चन का जो ये इतने सारे वर्डिंग्स है ना उसी से डर जाए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जो बच्चे जनरली एडवांस क्लियर कर लेते हैं वो तो जीनियस ही हैं। लेकिन जो बच्चे एडवांस के लिए बैठ रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके एडवांस का, है ना, सपना देखा होगा तो आज उनका पूरा हो रहा है। तो क्या हम क्वेश्चन के लेंथ को देख के डर जाएं या उसका सामना करें? ऑब्वियस सी बात है, योद्धा हमेशा सामना करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहली बात, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स Fr इक्वल टू माइनस के आर। ओके, सेंट्रल फोर्स दे रखा है तो कंजर्वेशन लॉ करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी वी आर इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई आर, एकदम सही बात है। ये दे रखा है क्या? पॉजिटिव में, कोई बात नहीं। फिर के इज अ पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट एंड आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू द बोर्स क्वांटाइजेशन रूल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एल इक्वल टू एन एच कैप, है ना? एच कैप इक्वल टू एच बाई 2 पाई एल। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एन इज अ पॉजिटिव नंबर। Small v and capital E are the speed and total energy of the particles respectively. Then which of the following expressions is or are correct? Okay, हम लोग मल्टीपल चॉइस पे आ गए। वेरी गुड। ओके,
हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्यों हम बोले कि आप अगर बोर्स मॉडल जब आपको पढ़ाया जा रहा था, अगर वो ठीक से पढ़े होते, तो पक्का पक्का है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप दिए बिना आ ही नहीं सकते। और जितना मिनिमम टाइम हो सकता है, उतना मिनिमम टाइम में आप दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बोर्स मॉडल कंप्लीटली पता होना चाहिए। देखिए कैसे? बोर्स मॉडल में आप क्या करते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आप बोर्स मॉडल पढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है ना? न्यूक्लियस में। और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसका मास m है और एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इसका ये रेडियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर इस पॉइंट पे अगर देखें तो एक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है और एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स लग रहा है। मतलब कोई सेंट्रल फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए, है ना, हमारे पास क्या होना चाहिए? एक इसेंशियल सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए। हमने सेंट्रीपेटल फोर्स देख लिया और यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इलेक्ट्रॉन के साथ था। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मास्टर साहब ने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। वेरी गुड। एक अप्रोच ये रहा, इसी अप्रोच का वहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा आपको बताया गया होगा कि अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वहाँ पे अगर सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, उसी पॉइंट पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में mv² r क्या लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। और इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल लेंथ का होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये भी जा ही रहा है यहाँ पे, है ना, v वेलोसिटी से, है ना? तो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। उसके बाद आपको बताया गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो L इक्वल टू एम वी आर की बात चल रही थी। L इक्वल टू एम वी आर की बात चल रही थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने कहा था कि एम वी आर इक्वल टू कितना के बराबर? NH/2 बस हो गया, हमारा खेला खत्म। या इतना अगर आपको याद है इस क्वेश्चन में, उसके बाद कुछ जान ही नहीं है। देखिए कैसे? एफ आर हमारे पास दे रखा है। एफ आर का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है, तो एफ आर इक्वल टू -KR दे रखा है। चलो ठीक है भैया। और पोटेंशियल एनर्जी वी आर हमें दे रखा है कितना के बराबर? KR²/2 के बराबर। ठीक है भैया। के पॉजिटिव कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल का वैल्यू दे रखा है हमारे पास NH कैप। ओके, जहाँ पे एच कैप का मतलब होता है h/2 एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है। चलो भैया, टोटल एनर्जी कितना है? ई दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? यानी कि वेलोसिटी ऑफ दैट मास, जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट में, भी दे रखा है। उसका मास कितना दे रखा है? एम दे रखा है। इतना ही इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है और इसी इंफॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन निकालना है। और देखिए कितना आसानी से सारा बात बन जाएगा। कैसे बनेगा? सबसे पहला बात कि आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, सर्कुलर पाथ पे इसको मूव कराएंगे, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये मास एम है। सही बात है। सेंट्री सेंट्रल फोर्स इस पे एफ आर लग रहा है। एफ आर का वैल्यू दे रखा है। आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस है। तो यह फंक्शन एफ जो है फंक्शन, फोर्स जो है फंक्शन ऑफ आर है, रेडियस का फंक्शन है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मास एम, है ना, वेलोसिटी भी है। ओके, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू mv²/r के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि एफ आर का मॉड किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r के बराबर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये के आर के बराबर है और ये mv²/r हो गया। इसको इक्वेशन 2 तक यहाँ आ गए, इसको 3 कह देते हैं। उसके बाद और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है यहाँ पे एल। एल इक्वल टू एन एच कट। ठीक है, एच कट कहते हैं कुछ देर के लिए, इतना लोड नहीं लेना है सवाल बनाते समय। एम पी आर इक्वल टू एन एच कट। ठीक है, आप ऑब्जर्व क्या करें अब? इस ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के हेल्प से हम देखते हैं कि अब क्या क्या कर सकते हैं। हम आर स्क्वायर ढूंढते हैं। आर स्क्वायर जब कहते हैं तो उसमें भी नहीं है। अगर हम एलिमिनेट कर पाए भी, है ना, इसके हेल्प से, अगर हम इसके हेल्प से एलिमिनेट कर पाए भी, हमारा आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वो ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं
भी को एलिमिनेट कीजिए। भी को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या हमारे पास क्या हमारे पास भी स्क्वायर है ना? चलिए इक्वेशन 4 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 यानी कि भी इक्वल टू कितना हो गया? एन एच कट बाय एम आर, यानी कि भी स्क्वायर इक्वल टू एन एच कट बाय एम आर का होल स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, है ना, इसको इक्वेशन, है ना, 3 में पुट पुट इट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आप देखेंगे के आर इक्वल टू हमारे पास आ गया एम बाय भी स्क्वायर बाय आर। अब भी स्क्वायर का वैल्यू हमें पुट करना था, तो भी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं। एम एम भी स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना लाया है? एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, के को इधर लेके चले जाते हैं और ये जो आर आपके पास है इसको इधर लेके आते थे, कितना हो जाएगा? आर के पावर 4 इक्वल टू यहाँ से एम और यहाँ से एक एम खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या यहाँ बचा? एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय, ध्यान से देखिएगा, एम के। तो मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम के। तो आपके पास आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? एन एच कट रूट अंडर 1 बाय एम के। क्या हमारा ऑप्शन है? देखते हैं। बिल्कुल है ना? तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ओके, अब चेक करते हैं क्या हम भी स्क्वायर ला सकते हैं फिर से। यही हमारा इक्वेशन है ना, एम भी आर और, है ना, इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को फिर से देखते हैं एक डिफरेंट एंगल से। क्या है इक्वेशन 3 एंड 4? ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आर को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, के आर स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय के आर स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम भी आर इक्वल टू एन एच कट। क्या आर इक्वल टू हम एन एच कट बाय एम भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या हो गया, आर का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, के इंटू एन एच कट बाय एम भी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे के एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे के एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर इक्वल टू एम क्यूब भी टू द पावर 4, यानी कि भी टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, के एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई एम क्यूब। अब यहाँ से फिर से हमसे क्या पूछ रहा है, भी स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास भी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए, यानी कि फाइनल हम देखेंगे भी स्क्वायर इक्वल टू के एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय एम क्यूब का रूट अंडर इक्वल टू भी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एच कट रूट अंडर के बाय एम क्यूब। ठीक है, एक मिनट, क्या ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, भी स्क्वायर एन एच कट रूट अंडर के बाय एम क्यूब। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका आंसर आ चुका है, बी स्क्वायर इक्वल टू एन एच कट बाय रूट अंडर के बाय एम क्यू। मतलब हम सेकेंड ऑप्शन को भी देखें तो हमारा ये सही है, बी स्क्वायर इक्वल टू एन एच कट बाय रूट अंडर के बाय एम क्यूब। तो ऑप्शन बी भी क्या है हमारा, सही गया। अब है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी क्या कहता है, एल बाय एम आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। इसको चेक करना है, कोई बात नहीं, हमें दिख गया एल है,
तो हम जानते हैं ना, ये दिया हुआ है L इक्वल टू एन एच कट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिया हुआ है ना, हमारे पास L इक्वल टू एन एच कट आ गया, और L इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर भी होता है, ठीक है। उसके बाद है ना, हम के आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर भी हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, इस दोनों को देखते हैं डिवाइड करके, ठीक है। हमारा क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं उसमें एन एच का रोल नहीं है तो हम कुछ ऐसा करें, है ना, कुछ ऐसा करें। तो ठीक है, आप देखिए, पहला इसको मान लीजिए कि आप, है ना, जानते हैं एल स्क्वायर अगर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। के आर, इस आर को इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा, के आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो एल स्क्वायर बाय के आर स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर कट गया। अब बचा के एक एम, और यहाँ से एक एम कट गया तो ये बचा। अब ओके, यहाँ पे आप क्या पाएंगे, ये आर क्यूब ऑफ, कहाँ गया, ओके, ये के आर स्क्वायर इधर आ गया, ये एम वी स्क्वायर के बराबर एल बाय के, और इधर कितना बचेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, आर क्यूब क्यों ले रहे हैं हम, आर स्क्वायर लेंगे ना, बिल्कुल सही बात। ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लेंगे, तो मतलब हमारे पास कितना बच गया, एल स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि नीचे में क्या दे रखा है, आर स्क्वायर, तो चलो आर स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं, एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पहले से है, 8 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, एम के, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि एल स्क्वायर बाय आर टू द पावर 4 इक्वल टू एम के, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बाय, है ना, एल स्क्वायर बाय आर टू द पावर 4 इक्वल टू, है ना, एम के, तो एल स्क्वायर है तो इसका एल एल आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एम के, यानी कि एल बाय आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एम के। यानी कि अगर हम, क्योंकि यहाँ पे m दे रखा है, तो हम इसको m बाई एम से, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये एम स्क्वायर हो गया और यहाँ पे m आ गया, तो l बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम रूट अंडर के बाई एम, यानी कि l बाय एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर के बाई एम। यानी कि हमारा जो ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन, ये भी सही है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं किया जा रहा है इस क्वेश्चंस में, है ना, इस क्वेश्चन में, या इतने सारे क्वेश्चंस अगर किए हैं तो आसानी से हमारा क्वेश्चन लग जा रहा है। सी ऑप्शन भी सही है। रही बात डी की, है ना, तो आप डी को भी देखते हैं। डी में क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी ई कितना होता है, तो हम जानते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी, फोर्स लॉ में भी यही पढ़े थे। वैसे भी जहाँ पे कंजर्वेशन लॉ या सेंट्रल फोर्स लग रहा होता है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, नहीं वर्क एनर्जी, पावर में इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो भाई यहाँ पे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है वी आर, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। अगर हम इस वी स्क्वायर को कन्वर्ट करने में सफल हुए के आर स्क्वायर में, इसी के टर्म में, तो हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में क्या दे रखा है हमारा, एन एच कट बाई 2 रूट अंडर के बाई एम, ठीक है, एन एच कट बाई 2 रूट अंडर के बाई एम, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हम यहाँ पे जानते हैं के आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया था, के आर स्क्वायर, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस 1/, सॉरी, एम वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हाफ के
आर स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, ये कितना हो गया के आर स्क्वायर के बराबर। अब हम जानते हैं ऑप्शन वन में ही हमारा दे रखा है कि आर स्क्वायर कितना के बराबर है, एन एच कट बाय रूट अंडर एम के। एन एच कट बाय रूट अंडर एन एच कट बाय रूट अंडर वन बाई एम के। तो एन एच कट बाय वन बाय एम के, है ना। तो के को अंदर ले जाइए, तो इस रूट के अंदर ले जाइए, तो ये क्या रहेगा, एन एच कट बाय एन एच कट के स्क्वायर बाय एम के। तो आप यहाँ पे क्या पाते हैं, के और के कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एन एच कट रूट अंडर के बाई एम। ठीक बात है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, इसके अलावे और तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एन एच बाई टू रूट अंडर के बाई एम है, जबकि हमारा आंसर आ रहा है एन एच कट बाय रूट अंडर के एम। तो डी ऑप्शन है ना नहीं होगा, मतलब ए बी और सी इसका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे जितने सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर कल इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।